आज अर्थशास्त्र में हम पाठ 2 के अंतर्गत मांग वक्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मांग वक्र से क्या आशय है। जब मांग की तालिका को रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तब हमें मांग वक्र प्राप्त होता है। इस प्रकार मांग तालिका का रेखीय चित्रण ही मांग वक्र कहलाता है। जब मांग तालिका, इसके पहले हमने देखा था कि मांग तालिका 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। तो इस प्रकार जब हम मांग की तालिका को रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं तब हमें मांग वक्र प्राप्त होता है। इस प्रकार मांग तालिका का रेखीय चित्रण ही मांग वक्र कहलाता है। व्यक्तिगत मांग तालिका के अनुसार खींची गई रेखा व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग तालिका के अनुसार खींची गई रेखा बाजार मांग वक्र कहलाती है। मांग वक्र का प्रत्येक बिंदु वस्तु को विभिन्न कीमतों पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को बताता है। इस प्रकार मांग वक्र मूल्य एवं मांगी गई मात्रा के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध का ज्यामितिक प्रस्तुतिकरण होता है। इसके बाद हम देखेंगे मांग के प्रकार। अर्थशास्त्र में मांग के निम्न 3 प्रकार हैं। पहला है मूल्य मांग। अन्य बातें यथा स्थिर रहने पर मूल्य मांग वह मांग है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर खरीदने को तैयार रहता है। अन्य बातें यथा स्थिर रहे, इसका मतलब है कि उपभोक्ता की आय, फैशन, रुचि, आदत स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं रहना चाहिए। उसी को हम कहते हैं अन्य बातें यथास्थिर रहने पर। मूल्य मांग वह मांग है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर खरीदने को तैयार रहता है, उसे हम कहते हैं मूल्य मांग। यहाँ अन्य बातें यथास्थिर रहने शब्द का अर्थ है कि जब उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग करता है तब इसकी रुचि, आय, फैशन आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि इनमें परिवर्तन आते हैं तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। मूल्य मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, अर्थात मांग और मूल्य में उल्टा संबंध होता है। जैसे यदि मूल्य बढ़ता है तो मांग कम होती है और मूल्य कम होने से मांग बढ़ती है। इस प्रकार से मूल्य मांग जो है वो अन्य बातें समान रहने पर मूल्य मांग वह होता है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर वस्तु को खरीदने के लिए तैयार रहता है। दूसरा है आय मांग। आय मांग से तात्पर्य वस्तुओं एवं सेवाओं की उन विभिन्न मात्राओं से है जो अन्य बातें समान होने पर उपभोक्ता एक निश्चित समय में आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने को तैयार रहता है। इस प्रकार मांग उपभोक्ता की आय का फलन है, अर्थात आय के बढ़ने पर मांग बढ़ती है और आय के कम होने पर मांग कम होती है। आय के परिवर्तन का प्रभाव विभिन्न वस्तुओं पर भिन्न भिन्न पड़ता है। इस प्रकार से आय मांग वह है जब वस्तुओं एवं सेवाओं की उन विभिन्न मात्राओं से है जो अन्य बातें समान होने पर उपभोक्ता एक निश्चित समय में आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने को तैयार रहता है। इसमें उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है और उपभोक्ता की आय कम होने पर मांग कम होती है। वस्तु की श्रेणी पर आधारित होती है। श्रेणी की दृष्टि से वस्तुओं को 2 भागों में रखा गया है। पहला है श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं और दूसरा है निकृष्ट किस्म की वस्तुएं। पहला, श्रेष्ठ या उच्च किस्म की वस्तुएं। श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं के संबंध में जो मांग वक्र प्राप्त होगा उसका ढाल धनात्मक होगा, अर्थात आय में वृद्धि के साथ साथ मांग में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार व्यक्ति की आय का सीधा संबंध वस्तु की मांग से होता है। अतः मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ होता है।
दूसरा होता है निकृष्ट या घटिया किस्म की वस्तुओं पर। इस प्रकार की वस्तुओं के संबंध में मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, जैसे कि गिफिन वस्तु के संबंध में होता है। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वैसे वैसे वह ऐसी वस्तुओं की मांग को घटा देता है। अर्थात जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोक्ता जो है वो निकृष्ट किस्म की वस्तुओं की मांग में कमी कर देता है। तीसरा है आड़ी या तिरछी मांग। इसका अभिप्राय एक वस्तु के लिए मांग की उन मात्राओं के परिवर्तन से है जो उस वस्तु की विशेष कीमत में परिवर्तन न होकर किसी अन्य संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। जैसे X वस्तु की मांग Y वस्तु की कीमत का फलन है। आड़ी मांग उन्हीं वस्तुओं पर उत्पन्न होती है जो एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित होती है। ऐसी वस्तुएं निम्न प्रकार की होती है। पहला है प्रतिस्थापन वस्तुएं, दूसरा है पूरक वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती है? जिन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है उन्हें प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं। जैसे चाय के स्थान पर कॉफ़ी का प्रयोग करना, पानी के स्थान पर कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग करना आदि। तो प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिन वस्तुओं का उपयोग हम एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करके उनका उपयोग कर सकते हैं। प्रतिस्थापन वस्तुओं के मूल्य तथा मांगी गई मात्रा से सीधा संबंध होता है। अर्थात एक वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि दूसरी वस्तु की मांग में क्रमशः कमी या वृद्धि कर देता है। इसलिए प्रतिस्थापन वस्तुओं का आड़ा मांग वक्र नीचे से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। जैसे यदि चाय की कीमत बढ़ जाए और कॉफ़ी की कीमत में कोई परिवर्तन न हो तो लोग चाय को पीना छोड़ कॉफ़ी को ज़्यादा पीना पसंद करेंगे, जिससे कि कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन वस्तुओं की जो मांग होती है वो मूल्यों में कमी या वृद्धि से उसकी मांग में भी कमी या वृद्धि होती है। दूसरा है पूरक वस्तुएं। जिन वस्तुओं का एक दूसरे के साथ पूरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे कार एवं पेट्रोल, पेन एवं स्याही। पूरक वस्तुओं के मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। अर्थात एक वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि दूसरी वस्तु की मांग में क्रमशः कमी या वृद्धि कर देती है। जैसे कार की कीमत बढ़ने पर कार के साथ साथ पेट्रोल की मांग भी कम हो जाएगी। अतः पूरक वस्तुओं का आड़ी मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। उसके बाद अगला है मांग की लोच। मांग का नियम मूल्य और मांग के बीच विपरीत संबंध को बताता है। इस नियम के अनुसार वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से वस्तु की मांग घट जाती है तथा वस्तु की कीमत में कमी होने से इसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार मांग का नियम मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दिशा को बताता है, किंतु मांग का नियम यह नहीं बताता कि मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में कितना परिवर्तन होगा। इस बात को जानने के लिए अर्थशास्त्रियों ने मांग की लोच संबंधी एक नई तकनीकी विचार को प्रस्तुत किया है। मांग की लोच हमें यह बताती है कि मूल्य में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में किस दर से परिवर्तन होगा। मांग का नियम ये बताता है कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गई तो मांग में क्या होगी, कमी होगी, और यदि किसी वस्तु के मूल्य में कमी हो गई तो मांग में वृद्धि हो गई। तो लेकिन मांग का नियम यह नहीं बताता कि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी तो मांग में कितना परिवर्तन होगा या कितना कमी या वृद्धि होगी। तो इस प्रकार मांग की लोच जो है वो यह बताता है कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में किस दर से परिवर्तन होगा। इसके बाद हम देखेंगे मांग की लोच के प्रकार। मांग की लोच सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला है मांग की कीमत लोच, दूसरा मांग की आय लोच,
तीसरा मांग की आड़ी लोच। पहले देखते हैं मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दर बताती है। दूसरे शब्दों में, मांग की कीमत लोच वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की अंश को बताती है। अर्थात मांग की कीमत लोच वस्तु की मांग की कीमत लोच किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दर को बताती है। इसको हम सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, मांग की कीमत लोच बराबर वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, कमी या वृद्धि हुई, तो उस अनुपात में उस वस्तु की मांग में कितने परिवर्तन हुआ, ये बताता है मांग की कीमत लोच। उसके बाद हम देखेंगे मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ। मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियाँ हैं। पहला है पूर्णतया लोचदार मांग। किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन न होने पर भी वस्तु की मांग में भारी परिवर्तन हो जाए तो ऐसी वस्तु मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। अतः मांग की लोच अनंत होती है। जैसे वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन उसकी मांग में 10% की वृद्धि या 10% की कमी हुई है तो मांग की लोच का गणितीय परिणाम अनंत होगा। दूसरा है अधिक लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन की तुलना में अधिक अनुपात में होता है तब उस वस्तु की मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। जैसे किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी आने पर उस वस्तु की मांग में 20% की वृद्धि हो जाती है तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच अधिक लोचदार होगी। तीसरा है लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है तब ऐसी वस्तु की मांग लोचदार मांग कहलाती है। उदाहरण के लिए, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में 25% की कमी हो जाती है तो मांग की लोच लोचदार कही जाएगी। आरामदायक आवश्यकता की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। चौथा है बेलोचदार मांग। जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है उसकी तुलना में वस्तु की मांग में कम अनुपात में परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग बेलोचदार कहलाती है। जैसे यदि वस्तु के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में केवल 5% की कमी आती है तो मांग में बेलोचदार या लोचदार इकाई से कम होगी। अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। पांचवा है पूर्णतया बेलोचदार मांग। जब किसी वस्तु के मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तब ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। इस प्रकार की वस्तु की मांग की लोच शून्य के बराबर होती है। ऐसी वस्तु की मांग रेखा आधार पर एक लंब के समान होती है। इसका दूसरा प्रकार होता है मांग की आय लोच। उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तनों का भी उसकी मांग पर प्रभाव पड़ता है। यदि उपभोक्ता की रुचि में कोई परिवर्तन न हो तथा वस्तुओं की कीमतें यथास्थिर रहे तो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है और उपभोक्ता की आय में कमी होने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है। इस प्रकार उपभोक्ता की आय एवं वस्तु की मांग में सीधा संबंध होता है। मांग की आय लोच उपभोक्ता की आय में थोड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन के अंश को बताती है। अर्थात
मांग की आय लोच जो है वो किसी उपभोक्ता की आय में थोड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप होने से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन के अंश को बताती है। इसे हम सूत्र के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। मांग की आय लोच बराबर वस्तु की खरीदी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे उपभोक्ता की आय में अनुपातिक परिवर्तन। यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा बताया गया है, जब x वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई है तो उपभोक्ता अपनी 100 रुपये आय में से 20 इकाइयों को मांग करता है। यदि x वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता किंतु उपभोक्ता की आय बढ़कर 100 रुपये से 150 रुपये हो जाने पर वस्तु की मांग भी बढ़कर 30 इकाई हो जाती है। जब उपभोक्ता की आय 100 रुपये थी तो वो 20 इकाइयों की मांग करता था, और जब वही उपभोक्ता की आय 150 रुपये हो गई वो इकाई की मांग करे 30। ऐसी स्थिति में मांग की आय लोच ज्ञात हो गई। पहले सूत्र लिखेंगे, मांग की आय लोच बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे आय में अनुपातिक परिवर्तन। फिर इसके बाद इस सूत्र में हम मान भरेंगे। 30 माइनस 20 बटे 20 भागित 150 माइनस 100 बटे 100। जब इसको सरल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 30 में से 20 गया 10 बटे 20 भागित 150 माइनस 100 बराबर 50 बटे 100। तो अब इसको हम डिवाइड करके इसको सरल करेंगे तो पक्षांतर हो जाएगा 10 बटे 20 गुणा अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में चला जाएगा तो 100 बटे 50। तो हम इसको 0 0 काट देंगे, ये भी 0 0 कट गया, 2 एकम 2 2 पंचे 10, 5 एकम 5 5 एकम 5 बराबर 1। मांग की आय लोच इकाई के बराबर है अर्थात EY बराबर 1। इसका अर्थ यह है कि जिस अनुपात में उपभोक्ता की आय बढ़ी ठीक उसी अनुपात में वस्तुओं की मांग बढ़ती है, इसलिए मांग की आय लोच इकाई के बराबर है। इसके बाद तीसरा है मांग की आड़ी लोच। मांग की कीमत लोच का संबंध एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसी अनुपात उसी वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तनों को मापने से होता है, जबकि एक वस्तु की मांग में अन्य संबंधित वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। जैसे चाय और कॉफ़ी एक दूसरे से संबंधित वस्तुएं हैं। चाय की कीमत में होने वाले परिवर्तनों का कॉफ़ी की मांग पर प्रभाव पड़ता है। अतः एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए ही मांग की आड़ी लोच का प्रयोग किया जाता है। मांग की आड़ी लोच एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दर को बताती है। जैसे यहाँ पर चाय और कॉफ़ी का उदाहरण दिया है। यदि चाय के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो कॉफ़ी के मांग में कितना परिवर्तन होगा, कमी होगी कि वृद्धि होगी। इसी प्रकार चाय में कमी होती है तो कॉफ़ी की मांग में कमी होगी कि वृद्धि। तो इस प्रकार मांग की जो आड़ी लोच है वो एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दर को बताती है। तो इसको हम सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, मांग की आड़ी लोच बराबर वस्तु की मांग में x वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे y वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन।